हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग गुनाहों का देवता उपन्यास वो कंप्लीट करेंगे। जो भी बचा हुआ भाग था उसके पहले के भाग मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। बहुत क्या बताऊं चंदन, सुधा ने बड़ी कतार निगाहों से चंदन की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह सिसकने लगी। सुधा चुपचाप बड़ी कहरती रही। चंदन पर अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदन ने और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदन चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयानक लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदन से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी। वह कपड़े उतारने से पहले सुधा के कमरे में गया। वह अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कॉपियाँ जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा तथा कई लड़कियां तथा गेसु ने खबर दे दी थी आई और सुधा और कैलाश को घेरे रही। चंदन की खातिर तवाजुर में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदन के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगा तब वो उठकर लॉन पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आया। वह सुधा के तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वह फिर चली जाएगी चंदन से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसी बूझ गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था वह जैसे कैलाश की छाव में ही ग्रस्त कर लिया था। चंदन ने कॉलेज की आखिरी दिन था। चंदन कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लिया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी वह कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर के बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज़्यादा रुक नहीं सकते था। दोपहर का खाना दोनों साथ में खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंदन के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो वे बड़े ताज्जुब हुआ, लेकिन उसमें कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदन से जाकर बोला, अब जब तुमने लेन देन का व्यवहार ही निभाया है तो यह बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदन ने पूछा। इसीलिए कि बड़े हो तो पैर छूकर जाऊं और छोटे हो तो रुपए देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदन हंस पड़ा। घर में दोपहर में से ही उदासी छा गई। ना चंदन दोपहर को सोया, ना कैलाश, ना सुधा। शाम को पार्टी में सब लोग गए। वहाँ से लौट कर आए तो सुधा को लगा जैसे उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे से टिककर खड़ी हो गई थी। महाराजी ने एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, क्यों रो क्यों रही हो? छोड़ जाए तुम्हें यहीं, चंदर से संभलेगा। सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा, महाराजी सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुँचते पहुँचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजी उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रो ना बिटिया, अब छोटे बाबू का विवाह कर दे तो 2-3 महीना आए के रह जाओ, तोहरा सांस छोड़िएगी ना। सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजिन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ गई थी। सेकेंड क्लास में चंदन ने इन लोगों को बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी आधा घंटा भर बाकी था। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था।
कल तक दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजीब सी कतारता आ गई थी। वह चुप बैठी रही। चंदन ने जब नहीं देखा गया तो उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदन के कंधे में हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत ज़रूरी थी। क्या इन्होंने तुमसे विनती के बारे में कुछ कहा था? तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। यह सब आदर्श वर्ष मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर मिलने से रहा। अब यह क्या कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है। चंदन ने बात टाल दी। वह शादी तो नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद चंदन ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा उसी दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहाँपुर लौट जाएगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई है। अब इन्हें आने थोड़े ही देती थी। अब वह तो लखनऊ के बहाने में इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया के कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इन्होंने इसीलिए चली जाए कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएगी। यू नो जी, इज क्लियर? अच्छा हाँ, यही बात है। पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदन? हाँ, ज़रूर से। फिर वक्त कोई बहाना न बना लेना। ज़रूर आऊँगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछकर झुककर चंदन के पाँव छू लिए और रोकर बोली, चंदन, अब बहुत टूट चुकी हूँ। अब हाथ ना खींच लेना। उसका गला रोत गया। चंदन ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदन, चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और अब क्या हो गई? देखो, अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीदकर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। वह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बॉम्बे के सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदन ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाल ले झाँकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा फहराता हुआ आंचल दिखाता रहा। धीरे धीरे वह एक सफ़ेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजीब थी चंदन की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी तो उसके मन तन में एक गुलाबी नशे का सरोबार कर गई थी। चंदन उदास रहा था। वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाले थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता था कि गुलाबी पंखुड़ियाँ की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब भी कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों की धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पटी पर हाथ देके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब धूप का सौरभ लहरा रही है और हवा में सुधा के मधुर कान के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदन को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में जहाँ जो कुछ टूट फूट गया था वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन में पूजा गृह खंडर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़क कर जीवन के बलिदान से अभिव्यक्त कर दिया था। पत्थर के बीच जब दबकर पीसे हुए पूजा गीत फिर सस्वर्ग हो उठे थे।
मुरझाए हुए पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर रस झलक रहा था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों में समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदन की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की वंशी की मधुराई पलकों के पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी। वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिंती का एक पत्र आया। बिंती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंदन कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंदन के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया था कि वह मई के अंत या जून के प्रारंभ में आएगा और बिंती को बहुत सने। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदन गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, वो अपने नोट्स दोहराता, दोपहर में को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता। वह सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया। वह और सुधा दिल्ली आ रहे हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने मुंबई जाएंगे। चंदन सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को ना लिखें। यह उसके और चंदन के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें लिखी थी। चंदन, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भाभी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा सने, और जो तुमने कहा आई हूँ उन बातों का ध्यान रखेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ लाला जी, मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग का एक प्रोफेसर आने वाला है। कैलाश तो अब मुंबई चल दिया होगा। बम्बई के पते से उसका बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयरमेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन यह परोपेश में पड़ गया, दिल्ली जाए या ना। वह अपने अंतर्मन में सरकारी नौकरी के विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार के ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर भी दृष्टिकोण में वह समाजवादियों से समीप था और अब वह भी सुधा का फ़ायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरोध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे चंदन केंद्र सरकार के किसी ऊंचे पद पर आ जाए। यह उनका सपना था। चंदन को कॉलेज की स्वतंत्र की ढीली नौकरी पसंद थी। अतः उसने सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला जाएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और वह सोच रहा था, अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ, इतनी रात को कौन आ सकता है। और वह साइकिल लेकर उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तक करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था, अगली ट्रेन से फ़ौरन चले आओ, स्टेशन पर सरकारी कार होगी, सिलेटी रंग का। उसके मन ने फ़ौरन कहा, चंदन हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रखे, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं। अंत नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिला गया।
चंदर को सेकेंड क्लास की टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसकी शादी, चाय पी और इटावा में रेगिस्ता बार में जाकर खाना खाया। इसके बगल में मरवाड़ी दंपति बैठे थे जो सेकेंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप आने की एक पकौड़ी और 2 आने की दाल मोट की उधर पूर्ति कर रहे थे। हथरस स्टेशन पे एक मज़ेदार घटना घटी। हथरस में छोटी सी बड़ी लाइनें क्रॉस करती है। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झाँककर देखा और निसंकोच उसके पृथुल उधर पर कर प्रहार करके कहा, हो देखो रेलगाड़ी ने सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जगे और उछलकर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी, जल्दी सामान उतार, लूट गए राम। ये तो जंगल है, कहते थे जेवर ना ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदल कर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की रेलगाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई और अंदर जयो ही घुसी कि मरवाड़ी बोली, बुढ़ी यह सेकेंड क्लास है, होई सेकेंड थर्ड, यह सब गोविंदी की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंदी जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल का डब्बों की वर्गीकरण को भी मायाजाल बताता शायद भागवत कर की दिव्य दृष्टि का संभव होगा। लेकिन यह तो मरवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव संप्रदाय और गोविंदी जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा गार्ड साहब को बुलाऊं तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ से, गार्ड को तोर दमाद लागत है, जोन बुलाइबे मोटका कद्दू। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाड़ी की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी, वहाँ यह अवधि का सफल वक्ता कौन है। उसने घूमकर देखा, एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे। कहाँ जाओगी माई? कानपुर जाइबे, लेकिन यह रेलगाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तहु बोलिए टुप्पू से, हम ऐसे धमकावे में ना आई, ये कानपुर जाइए। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदन की ओर देखने कहा। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत है तू? ओह बुआ जी है। सिर मुड़ा लिया तो पहचान में नहीं आता। चंदर ने फिर उठकर पाँव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वो बैठ गई, बोली, नटकिया मर गई कि अभी है? कौन? वही विनती, मरेगी क्यों? भैया स्कूल तो हमार कुल डुबाए नहीं, लेकिन जैसे हमारी बिटिया के मड़वा तरे से उठाई लिहीन, वैसे भगवान चाहे तो उन्हीं की लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बदबदाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें के करे को है, हम सब मोह माया त्याग दिए, लेकिन हमारे त्याग में कुछ समर्थ है तो सुकुल को बदला मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठाल आया। विचित्र थी फुआ जी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया या अपकार। यह मजा तो यह है कि एक ही वाक्य को पूर्वार्थ के माया मोह की विरक्त की घोषणा और उद्धात की दुर्दशा को साफ। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी नहीं मिलने मुश्किल है। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी, वह भागा। बुआ जी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल दूसरी थी। गाड़ी घंटी भर लेट थी, 9 बज चुके थे। अगर मोटर ना मिली तो इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर की विशेष दिक्कत ना होती। लेकिन जब ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो देखा जहाँ मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी में नीचे सलेटी रंग की शानदार कार खड़ी है, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खान सना बैठा था और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा था।
चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था कि फिर भी वह बड़े रौब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी हड्डी हैं जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर्ग बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं चंदर बहादुर साहब? उसने उतरकर सलाम किया। दरवाज़ा खोला, चंदर बैठ गया। कूली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी, मोटर उठ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित मोटर पर खान सामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दम उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा था। चंदर तनकर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने मन में हंसी आ गई। फिर सोचने लगा, जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटो और खान समो ने उसके हृदय में इस तरह बदल दिया है, वे भी बेचारे आदमी हैं। इतने दिनों की प्रभुता के प्यासे बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों की ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली व इलाहाबाद की उपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्ट्रिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग से बना हुआ था। खान साहब ने उतरकर दरवाज़ा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, दरवाज़ा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंदन का दिल धक हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या है बिनती, अच्छी तो है? चंदन ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और चंदन की बाह पकड़कर सिसक कर रो पड़ी। चंदन घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ है? अंदर है। तब क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों है? चंदन ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण में किसी बड़े भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली, दीदी, सुधा दीदी। चंदन को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली, उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर से रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक सफ़ेद नर्स पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स के आँख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले गए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल, बहुत कतार स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, चुपचाप अंदर चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर से बोले, हमारी बिटिया गई। चंदर और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण पर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, अबोसन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदन का कंधा पकड़कर बोले, चंदन, किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं। परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लडिंग फिर शुरू हो गई और नाड़ी डूब रहा है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उसकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेज से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदन। चंदर ने सुना ही नहीं। क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज़ में पूछा। कुछ समझ नहीं आता। उस दिन सुबह जिया जी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे, मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी। मैं जगी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी है।
मैंने जल्दी से फ़ोन किया, पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिंदी रो पड़ी। चंदन कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा, खिड़की के बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उसके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टर ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत बिरला होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगी तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिंती और चुपचाप बैठी रही। करीब 5 मिनट के बाद सुधा को भयानक स्वर्ग में कहारना शुरू किया। उन कहारों में जैसे उसका कलेजा उल्टा आता है। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंदर से बोले, वेलीमेड ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे में सुधा का दर्दनाक कहारने की दर्द उठती थी और सन्नाटे से छटपटाने लगती थी। अगर अपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूछे नोचे जाते हुए देखे हों तभी आपका उसका अनुमान कर सकते हैं उस भयानकता का जो उस कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय ठकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयानक चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिंती रो रही थी। चंदन का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था। वह पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदन ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल तो चलिएगा। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों के रक्तहीन श्वेत आ जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़े थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसी बाहर निकली जाती थी। खून इतना अधिक लग गया था कि लगता था बदन पर चमड़े का एक हल्की झिल्ली मढ़ दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदन ने डरते डरते माथे में हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हसरत हुई। उसने मुंह खोला दिया और आंखें बंद किए हुए उसने करवट बदली। फिर कहारनी और सिर से पैर तक बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिंती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज। नर्स ही हैं। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो गई थी। सबने कहने पर वह अपनी सीट पर लेटे रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूँ, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिंती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो जा रहो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिंती ने सभी खिड़कियाँ खोल दी और चंदर के पास बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिंती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दबा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिंती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा के माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिंती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विजयपट्टनम या कोलंबो की जहाजी कंपनी के पते में दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3-3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिंती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्वर्ग में कहा,
चंदन ने सुधा के माथे में हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदन घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापमान 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह काँप उठती थी। चंदन को फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर की हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कहारे सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बाहर बदन अगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा की चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज़ थी कि सुधा को जैसे नरक का दूध पकड़े ले जा रहे हो। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा चंदर को इलाहाबाद से बुला दो। चंदर आ गया है बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा, सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो। कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन गेसू? आओ बैठो। चंदन नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए। और सुधा की बाह में हाथ रख कर दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती पापा कहाँ गए? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है, जाकर चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला। बिनती पपक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कहर कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदन को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया, रूंधे गले में आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए हैं। सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर उसने जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए झूठे, तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है। लेकिन तुमने क्या? जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे से बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसू तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता है गेसू। बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हे अच्छा, पापा कहाँ है? सुधा ने कहार कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए बेटा। बड़े दुलार से सुधा के माथे में हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, ना तुम बोले ना चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा है, इतना सुना था। जाओ, महाराज जी ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले और बिनती ने चंदर को बुलाया। देखा, चंदन कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा है। बिनती गई और चंदन के कंधे पर हाथ रखा। चंदन ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदन। दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर को देखते ही बोली, चंदन आओ। कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वो भूल रही हूँ। अब इम्तिहान पास नहीं होंगी। डेलियम अब नहीं, डेलियम भी नहीं भी है अब। नर्स बोली। सांसद सुधा ने चंदन के हाथ जोड़ लिया और झट से हथेली आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? ये चंदन नहीं है। चंदन नहीं है? चंदन होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार है पड़ी? अब बताओ मैं चंदन को क्या जवाब दूंगी? चंदन को बुला दो गेसू। जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभाएगी। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तब डेलिमियन होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती भी
चंदन बाहर चले गए। बिंती बोली, ये सिविल सर्जन है, उसने खून मंगवाया, देखा। फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया, सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा साफ था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंदन ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस कार आई, सुधा को उठाया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3 घंटे में इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर के 2 बजे इंजेक्शन ख़त्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है। अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की को वापस दूंगा। दिन भयानक था, बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दलानों की टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिराने बैठे थे, पतरई निगाहों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे की ओर देखते हुए। बिंती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रह कर बिंती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर के मन पर पत्थर रख लिया था। वह एक और देख रहा था। कमरे के वातावरण शांत था। रह रह कर बिंती की सिसकाई, पापा का निश्वासें तथा घड़ी का निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिंती के गोद में था। एक मुख संवेदना ने बिंती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिंती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी को आत्मा और मन के क्लोरोफॉर्म सुखा देता है। चंदर कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफ़े आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगी। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल ली। चंदर ने बिंती का हाथ मारे खुशी से दबा लिया। बिंती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़े। बिंती और चंदर उठकर आ गए। आहा चंदर, तुम आ गए? हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की। हमारे खुशी के चंदन का गला भर गया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदन? कल रात को ही आ गया था। हम चलो झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो हम अब तक अच्छे हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया, बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सर दिया, फिर आला लगा कर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए, अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत डालिएगा, उसे जरा भी परेशान ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, मैं अब बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ चंदर। तुम्हें तार दे दो, उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी कि नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगी। क्या सोच रहे हो चंदर? तुम्हें इसीलिए देखना चाहती हूँ कि मरने से पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उनसे क्षमा मांग लूँ। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लें। उन्होंने सुधा को सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो कि अब अपना विवाह कर ले। हाँ पापा, हमारी भगवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा। बिंती यहाँ आओ। बिंती आई। सुधा ने माथा चूम कर कहा, रानी, जो कुछ तुझे अब आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिंती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो?
सुधा कुछ ना बोली, गोद से हटकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूँगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे, जाओ। सर्जन का आदेश था, मरीज का मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर पीछे पलंग पर लेट गए। सुधा ने चंदर को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती बिनती, यहाँ आ। चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे से नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे का चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली, मैं मर जाऊँ तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएगा, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे अगर मैं मर जाऊँ तो रोना मत चंदर, तुम ऊँचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं कर पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में ना छोड़ना। लेकिन मैं मर जाऊंगी, मैं मरूंगी नहीं चंदन, यह नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या ना मिलो। चंदर, उफ कितनी तकलीफ़ है चंदर, हम लोग ने कभी ऐसे नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंदन, सादा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदन, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। चंदन घबरा कर उठ गया, पीछे कोई नहीं था। अरे चंदन, उन्हें पकड़ रहो। चंदन, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदन के हाथ पकड़कर बिनती भागकर डॉक्टर को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो, कौन हो तुम। चंदन, वो नहीं ले जा सकते, मैं चल तो रही हूँ। चंदन, मैं जाती हूँ, इसके साथ घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम अब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी, मैं जा तो रही हूँ। बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं, पापा। और सुधा ने सिर चंदन की बाह में लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी टन 2 बजे। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। उपसंहार।